हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर जो कि है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले आई होप कि आपने दो चैप्टर्स अच्छे से रीड किए होंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम बेसिक से करके आते हैं तो आगे के चैप्टर्स हमारे लिए आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना तो हर एक सब्जेक्ट पिछले और अगले चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं से। जैसे कि अब आपको पता है कि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली चीज है कि आपको देखिए, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको इस चीज के बारे में आई नो पता होगा कि एटम क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, राइट। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, है ना। क्योंकि आपको ये पढ़ चुके होंगे मैटर क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही आपने को सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आपको पता है मैटर क्या है। मैटर हर एक वो चीज है जो हमारे चारों तरफ है। मैं इधर खड़ा हुआ हूं, मुझे चारों तरफ टेबल, चेयर, कैमरा, स्टैंड, बोर्ड, मार्कर, सब कुछ दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग जो कि हमारे चारों तरफ है वो सभी का सभी क्या है, मैटर है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है मैटर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाली चीजें नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने बोला कैमरा, यहाँ पे मेरे सामने वाटर है, वो भी उसको के अंदर वाटर है, तो वाटर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड इज ऑल्सो मैटर। आपको पता है कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक प्लाज्मा और बीईसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे मैंने बोला एटम, तो एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। एंड मैटर क्या है, मैटर हर एक वो चीज है जो हमारे चारों तरफ है और जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड उसका कुछ ना कुछ मास होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जो कि है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसका इंट्रो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी चैप्टर के इंट्रो की बात करते हैं तो किसी भी चैप्टर की बात करते हैं तो उसका सबसे पहले इंट्रो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम एटम के इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने हम एटम की हिस्ट्री सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि आप जैसे ही अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो तो सबसे पहले पैरा में आपको यही चीजें दिखाई जाती हैं कि वहां पे आखिर ये एटम है क्या, कहां से आया, किसने एटम के बारे में बताया। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसफर, देखिए पहले फिलोसफर ही बोला जाता था, पहले इनको साइंटिस्ट नहीं बोला जाता था, याद रखिएगा। तो हमारे इंडियन फिलोसफर जिनका नाम है महर्षि कनर्ड, ठीक है। इंडियन फिलोसफर होते हैं जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है महर्षि कनर्ड, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। फिर इसके बाद उसके अलावा दूसरे भी फिलोसफर आते हैं जो कि पकोड़ा कात्यायन होते हैं। उसके बाद डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस भी आते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग फिलोसफर्स आते हैं और अपनी अलग अलग फिलोसफी देते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें महर्षि कनर्ड की, तो यहाँ पे ये 500 बीसी के अराउंड ये आते हैं। एंड ये क्या बोलते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास कोई भी एक मैटर है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी मैटर है, ठीक है। हम किसी भी मैटर को लेके चल सकते हैं। अगर आप उस मैटर को तोड़ते जाओ तो आपने उसको थोड़ा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर आप उसको और तोड़ते जाओ, यानी कि आप किसी भी मैटर को अगर कंटिन्यूअसली तोड़ते जाओगे तो एक पार्ट ऐसा आएगा जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, और या फिर सबसे छोटा पार्ट आएगा जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो इन्होंने महर्षि कनर्ड ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। लेकिन बात आती है तो सर यहाँ पे हमने तो पढ़ा हुआ था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताया था, नहीं। तो देखिए वो सही है, बट इन्होंने हिंदी वर्ड यूज किया था। इन्होंने बोला था कि पदार्थ की जो सबसे छोटी, पदार्थ मतलब होता है मैटर, इन्होंने बोला था हिंदी में कि जो पदार्थ होता है यानी कि मैटर, पदार्थ की जो सबसे छोटी स्टेज होती है या जो सबसे छोटी यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। बट इन्होंने एटम ना बोल के इन्होंने क्या बोला, परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु इज हिंदी वर्ड फॉर द एटम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, परमाणु की बात होगी, परमाणु इज एटम, आप लोगों को याद रखना है। परमाणु इज अ हिंदी वर्ड एंड इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो सबसे पहले महर्षि कनर्ड आते हैं और ये इस चीज को क्लियरिफाई कर देते हैं। इसके बाद दूसरे हमारे इंडियन फिलोसफर आते हैं जो कि पकोड़ा कात्यायन होते हैं। यहाँ पे अब ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं देखिए कि सभी के सभी, अगर हम बात करते हैं, आपने बोला कि जो एटम है तो ठीक है मे बी, बट इन्होंने बोला कि सारे के सारे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, सारे के सारे जो मैटर के एटम हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो मैंने बोला कि कोई भी हमारे पास एटम है, जैसे कि मैंने बोला एक्स एटम, तो क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा एटम होता है जो इस तरीके से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, वो किसी न किसी के साथ कंबाइन स्टेट में रहता है। और कंबाइन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन स्टेट को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा कि जो दूसरे हमारे इंडियन फिलोसफर हैं उन्होंने मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया था।
अराउंड उसी के टाइम तक। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस आते हैं। देखिए ऐसा इनका बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो महर्षि कनद ने बताया था 500 बीसी के अराउंड इन्होंने क्या बताया था कि जो पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। उसी को इन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसी को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करके इन्होंने बताया कि इन्होंने डायरेक्टली बताया कि जो परमाणु है, परमाणु को इन्होंने क्या बोला, एटम बोला। और ज्यादा इनका बहुत बड़ा एक तरीके से बोले तो कुछ अलग से इन्होंने नहीं बताया। हमारे इंडियन फिलोसोफर पहले ये चीजें क्लियर कर चुके थे कि यहाँ पे जो एटम है वो क्या होता है, किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। बट उन्होंने यहाँ पे हिंदी में बताया था, उन्होंने उस चीज को इंग्लिश में बता दिया। तो याद रखिएगा डेमोक्रिटस एंड जो ल्यूसिफस है उन्होंने एटम बताया कि एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। और जो एटम होता है कैसा पार्ट है, वो एक इनविजिबल, मतलब हम उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। आप सोचो कि ये एटम घूम रहा है, मैंने एटम को पढ़ लिया, नहीं। एटम इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हम उसके लिए माइक्रोस्कोपिक की जरूरत होगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, बहुत हैवी माइक्रोस्कोप, जिससे हम एटम्स को देख सकते हैं। पर जनरली हम एटम्स को देख नहीं सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। याद रखिएगा इस चीज को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आप इन सब चीजों को नोट भी करते जाइए। ओके, अब सबसे पहले हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एटम के बाद वाला मॉलिक्यूलर पोर्शन आपको बता दिया, पकड़ा काटयायन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस की। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कौन थे, इन्होंने क्या बताया। अब ये हमारा चैप्टर का जो इंट्रो था, वो हिस्ट्री की, वो यहीं पे क्लियर हो जाती है कि सबसे पहले महर्षि कनद आते हैं अराउंड 500 बीसी। वो हमें बताते हैं अबाउट द परमाणु विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पदार्थ यानी कि मैटर। और वहीं पे बात करते हैं बाकुड़ा कात्यायन की। तो जो बाकुड़ा कात्यायन होते हैं वो बोलते हैं कि सभी के सभी जो एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपको आज पता है कि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, डायटोमिक होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसके अलावा आप अगर नाइट्रोजन की बात करें, आप ऑक्सीजन की बात करें, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो ग्रुप में रहती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं सल्फर, आप लोगों ने सल्फर सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी का सल्फर की अगर मैं बात करूं तो जो सल्फर होता है ना, वो 8 के ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसी कारण से सल्फर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, S8। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये हमारी बात हो गई किसके अबाउट में, ये हमारी बात हो गई हमारे एटम एंड मॉलिक्यूल की हिस्ट्री के अबाउट में। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपने चैप्टर में आगे जाते हो तो आपको जो और साइंटिस्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लैवोसियर आते हैं और प्राउस्ट आते हैं, ये कुछ चीजों पे और बात करते हैं। और वो बातें इस प्रकार से होती हैं कि जो आपने बताया कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट जब भी वो किसी भी तरीके की कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो जो लॉज होते हैं, केमिकल लॉज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो एटम के बोल सकते हैं क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो सभी के सभी जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके जो भी लॉज होते हैं उनको क्या करते हैं, कंप्लीटली फॉलो करते हैं। चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट आते हैं, जोसेफ एल प्राउस्ट और उसके अलावा एंटोनी लैवोसियर। वो क्या करते हैं, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे हमें देते हैं और उसके अंदर वो बात करते हैं दो अलग अलग लॉज की। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में है क्या, या फिर ये किस प्रकार का लॉ है जो एटम और मॉलिक्यूल को उनका क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए बताता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि लैवोसियर हैं, वो यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में ये क्या बताते हैं कि जब भी कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब भी कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि सपोज करिए में केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर किसी एक नई चीज को बनाएं, इस तरीके से, यानी कि जो कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाए आपस में मिलने के बाद कोई नई चीज का फॉर्मेशन वहां पे करती हैं, जिसकी प्रॉपर्टी जो दो या दो से ज्यादा तीन चीजें मिली थी उनसे कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने बोला कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा
जब भी दो या दो से ज्यादा कोई भी केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद जब वो एक नई क्या करते हैं, जब वो नई एक कोई भी केमिकल बनाते हैं, नया केमिकल बनाते हैं, तो यहाँ पे उनका जो मास होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे दो केमिकल्स थे जो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज फॉर्म करते हैं। तो याद रखिए सबसे पहली चीज कि दो जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो चीज फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में बोला जाता है कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि वहां पे जो हम मास की बात कर रहे हैं, मास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है, ना ही मास कम होता है, ना ही मास क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपको इन चीजों को याद रखना है। और जब ये चीज प्रूव कर देते हैं जो आपके लैबोजियर होते हैं, जो हमारी बुक में दिया हुआ है, वो इन चीजों को कई एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। मैं आपके लिए पूरा आपके बुक में जब आप चेक करोगे तो 3.1 में एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा कि किस प्रकार से उस केमिकल का जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और किस प्रकार से उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि यहाँ पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कॉपर सल्फेट जिसको हम CuSO4 बोलते हैं और उसी के साथ सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3 उसका फॉर्मूला होगा। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 और सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ये क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं। ये दो इन्होंने क्या किया, केमिकल्स लेते हैं और आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। और रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उससे पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये दोनों चीजें दी हुई हैं जो रिएक्ट कर रही हैं आपस में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। चलिए, अब रिएक्टेंट के बाद जो चीज फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे जब इसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, उसको मैं बनाता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है CuCO3 प्लस Na2 और उसके बाद SO4। याद रखिएगा इस चीज को। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है किस प्रकार की रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शंस क्या होती हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है। ये आपकी जो एक्टिविटी 3.1 दी हुई है उसमें आपको ये दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट जब क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा कॉपर कार्बोनेट और उसके साथ ही फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन में उन्होंने क्या मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं क्या उनको पता चला इस रिएक्शन को करने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स का मास उन्होंने मेजर किया। जब उन्होंने रिएक्टेंट का मास मेजर किया तो सपोज करते हैं कि उसका मास था x kg, हम उसका मास लेके चलते हैं, सपोज करते हैं कि x किलोग्राम उसका मास था। और जब उसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, उसका जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को भी मेजर करते हैं और उसका जो वेट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, x किलोग्राम वेट निकल के आता है। जिससे क्या प्रूफ हो जाता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि जो मास रहता है वो रिएक्शन के बाद भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट का मास वेट कर लेते हैं, मास निकाल लेते हैं कि उसका है क्या, तो उसके बाद जब उसका क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, आफ्टर द रिएक्शन एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट के बाद भी उसका जो मास होगा वो लगभग इक्वल ही रहेगा, उसके मास में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये यहाँ पे हमें क्लियर कर देता है कि जो मास रहता है वो कैसा रहता है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन भी कांस्टेंट ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसके अलावा इनका जो मेन स्टेटमेंट था, मेन स्टेटमेंट ये था, मेन स्टेटमेंट क्या था, मेन स्टेटमेंट था कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप इसकी लैंग्वेज आपकी बुक से भी चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी, जहां पे आपका 3.1 आप पेज को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मेशन है लैंग्वेज की वो आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको जनरली सिर्फ बता ही दे रहा हूँ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी कोई भी दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद जब उसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
और उसके बाद ये बोलते हैं कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और इसका स्टेटमेंट किस प्रकार से रहता है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की।